वो बस एक स्केलेटल इक्वेशन थी। तो बस यही था अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में। और एक और चीज़ जो मैंने नहीं बताई शायद से, मैंने नहीं बताई कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस को हम लोगों को हर जगह फॉलो कराना बहुत ज़रूरी है कि जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वही टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है। इसको शो करने के लिए जैसे मैंने पहले लिखा था Mg प्लस O2 देगा 2 MgO, ठीक है। सॉरी, मैंने MgO लिखा था उस टाइम, और एक सेकेंड, सॉरी, Mg प्लस O2 देगा 2 MgO, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, MgO, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना। यहाँ पर तुम्हें देखो 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर बस 1 ऑक्सीजन है ना। इसी को सही करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है तो रियल लाइफ में नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि अगर Mg प्लस O2 है तो ये देगा 2 MgO। लेकिन हम लोग इसको पता कैसे लगाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि मैंने देख लिया कि मैग्नीशियम रिबन को जब मैं बर्न कर रहा हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन अब नंबर कैसे पता चलेगा ना। तो अब मैं देखूंगा कि जो सबसे बड़ा है इसमें से दैट इज O2 है ना, जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, 2 ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, इस कंपाउंड में अब पूरे 2 ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 मैग्नीशियम भी है, तो यहाँ पर मैं 2 Mg भी कर दूंगा। एंड दैट्स हाउ आई बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड दैट वाज व्हाट वी वाज गोइंग टू लर्न। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि स्टार्ट विद द बिगेस्ट कंपाउंड Fe3O4, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 Fe है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 से, अब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, एंड दैट्स हाउ वी डू इट। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बैलेंसिंग पे एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि बैलेंसिंग का एक MCQ तो पक्का है, आएगा ही आएगा बोर्ड में। तो बैलेंसिंग इस तरीके से हम लोग करेंगे, ओके। और फिजिकल स्टेट्स ऐसा होता है, अगर मैं बोलूँ कि कोई 2 चीज़ें अंडरगो करें रिएक्शन के, तो अब मुझे ये भी तो बताना होगा ना कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। तो उसके लिए हम लोग उसको, जैसे हिंदी में होता है, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार के बारे में कि अलंकार से किसी भी चीज़ की शोभा बढ़ती है, वैसे ही केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सब कंडीशन लगाने से केमिकल रिएक्शन की शोभा बढ़ती है। तो बस यही सब लगाना होता है। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, ए क्यू फॉर एक्वस, एंड देयर आर मैनी मोर्स लाइक गैस के लिए ऐसे होता है, प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म हो रहा है उसके लिए ऐसे होता है। तो बहुत है, उन सबको हम लोग आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई, अब रिएक्शन की कंडीशन क्या होता है। कंडीशन होती है कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इस टाइप की। देख पा रहे हो कि फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर अगर हम लोग पेड़ को कहीं भी रखें, ठीक है, मतलब मैं बोलूँ पौधे के अंदर मैं क्लोरोफिल प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस वो सनलाइट नहीं दे रहा हूँ ना, तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वो कंडीशन चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि जो ये रिएक्शन लिखी है इसको मैं अगर इतना प्रेशर ना दूँ जो 340 ATM में जो आप बाद में पढ़ोगे, तो फिर ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। एंड दिस सेज, या इसका मतलब यह है कि कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट जो है ये भी एक रिटर्न होना चाहिए अबव द एरो, क्योंकि अगर तुम केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे तब तुमको उतना नहीं समझ में आएगा जितना तुम इसको पूरे इस रिएक्शन कंडीशन को पढ़ के समझ पाओगे। चलो भैया, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर भी कॉम्बाइन हो रहे होते हैं 2 कंपाउंड, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग सब चीज़ जल्दी से रशअप करने वाले हैं। ये एक रिएक्शन है जो आ सकती है एग्जाम में, CaO प्लस H2O देगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसे ये भी कहते हैं क्विक लाइम प्लस वाटर देता है स्लेक्ट लाइम, और ये ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसके अंदर हीट जो है वो रिलीज हो रही है। अब वाई डू वॉश शाइन, क्योंकि जब स्लेक्ट लाइम जो होता है ये अप्लाइड होता है वॉल्स पर, तो ये रिएक्ट करता है CO2 से इन एयर स्लोली और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट की रियल जो कि मार्बल है, और ये देता है शाइनी। लेकिन ये 2 से 3 दिन इसको रिएक्ट करने में लगता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है आपका बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये मेनली आएगा चैप्टर 2 से। ये चैप्टर 1 में मैंने इसका हल्का सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है कि आप समझ पाएँ कि क्लास 10th में भी कई टॉपिक्स इधर उधर रिलेटेड हैं।
So make sure you read this because it is an important question. ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर हीट रिलीज होती है और ये सारी की सारी रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। ओके, कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल बी ऑलवेज विद यू। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक कंपाउंड जो है वो जब रिएक्शन के अंदर होता है तो फिर टूट जाता है, ठीक है। जैसे FeSO4 है, इसको जब हीट करते हैं तो फिर Fe2O3 देता है, SO2 देता है, SO3 देता है, ऐसे ही टूट जाता है। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है, जैसे हीट जो होता है उसे थर्मल, ठीक है। यहाँ पर भी थर्मल था, यहाँ पर भी थर्मल है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, एनोड कैथोड वाली चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है कि गैस एट कैथोड जो है वो हाइड्रोजन है, गैस एट एनोड जो है वो ऑक्सीजन है, और जो वॉल्यूम ऑफ रेशियो होता है वो 2:1 होता है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, बस 2:1 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 H2 हैं और एक ऑक्सीजन जो है वो बस एक है। ओके, अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन पे आते हैं, जो ये सनलाइट से होता है। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट, कि हम लोग लाइफ प्रोसेस के अंदर भी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। तो इसको भूल मत जाना यार, इसको भी यार अपने याद ही रखना, ये क्योंकि ये सब चैप्टर ना थोड़े बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक वीक तो हो सकता है दूसरा ना समझ में आए, इसलिए सब चैप्टर को पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, ये एक वाइट कलर है और ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है AgCl। इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, वो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप उसको याद करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं पिन कमेंट्स में उसको डाल दूंगा जो वो क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर चेकआउट करिएगा उस क्वेश्चन को। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर शुक शुक हो जाता है, मतलब एक चीज़ जो इधर है वो इधर को ले लेगा। ओके, ये अकेला रह जाएगा और ये इसको ले लेगा, ठीक है। जैसे कि एफ अपनी ज़िंदगी में अकेला, CuSO4 एक कंपाउंड। अब इसने बोला भाई मुझे SO4 चाहिए, SO4 ले लिया इसने और Cu को छोड़ दिया भाई। अब यहाँ पर जो ब्लू CuSO4 है ये चल जाता है ग्रीन। अब यहाँ पर जब तुम भाई देखते हो ना, जब तुमने CuSO4 का सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट उसको कहते हैं, इसके अंदर तुमने आयरन के नेल को डाला, तब सोल्यूशन का कलर जो है ब्लू से जो है ना वो फेंट ग्रीन बदल जाएगा। तो तुम सोचोगे जादू हो गया, लेकिन जादू नहीं है ये बस एक केमिकल रिएक्शन है, डेट इज अ डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब तुमसे केस स्टडी में बोल देगा कि भाई ऐसा बताओ कि एक बीकर है, उसके अंदर एक ब्लू कलर का सोल्यूशन है, लेकिन वो जब आयरन नेल या कोई नेल डाला गया तो फिर वो बदल गया ग्रीन कलर में। तो बताओ भाई क्या चीज़ हुआ है। पहला क्वेश्चन उसमें रहेगा डिस्क्राइब करो कौन कौन से मेटल क्या है, क्योंकि वो बोलेगा कि एक एक्स सोल्यूशन है, तो तुम बोल देना भाई कि X = CuSO4 है, क्योंकि तुमने यहाँ पर पढ़ा है वो चीज़। अब वाई डज Zn डिस्प्लेसेस CO2, क्योंकि भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब भाई तुम बोलोगे कि भाई ये रिएक्टिव कैसे पता चलेगा, हम लोग को एग्जाम में कौन बताएगा। तो भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर होता है। ओके, एंड इफ़ आई टेल यू दैट, तुम लोग अगर देखो इसको पहली बार पढ़ोगे ना तो तुम लोग बोलोगे भाई बहुत बोरिंग चीज़ है। ओके, एंड आई नो दैट्स वाई एक बहुत ही लंबे समय से ट्रिक चलती आ रही है, दैट इज़ कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक है, इसको 2-3 बार देखो, याद करो, और फिर तुम्हें ये पूरी एक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। अब समझो डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या था भाई, ये अकेला है, ये आए, इसने बोला कि भाई मुझे इसके साथ रिएक्ट करना है, ये आ गए, प्लस इसको अकेला छोड़ दिया, भाई बेचारा अकेला हो गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है ना, ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। यही होता है। और इसका फॉर्मेशन जो है ना, ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ध्यान होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का। इसका जो है ना, यही मैं बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपके प्री बोर्ड या बोर्ड में इसमें से बहुत चांस इसमें दिखने का। सो इसको बहुत अच्छे से तय करना चाहिए। और उसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भाई,
any reaction that produces a precipitate is called a precipitation reaction. तो भाई जैसे यही रिएक्शन ले लो, इसमें एक वाइट इंसॉल्युबल सब्सटेंस मिल रहा है जो कि प्रेसिपिटेट है, ओके, और दैट इज PaSO4 इज दिस प्रेसिपिटेट। ओके, अब हम लोग समझते हैं भाई आखिरी टाइप की रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जो ये OX है प्लस रेड है, दैट इज रेड ऑक्स, रेडॉक्स। अब हम लोग समझते हैं भाई कि ये ऑक्सीडेशन जो होता है वो गेन ऑफ O2 और लॉस ऑफ H2, रिडक्शन लॉस ऑफ O2 और गेन ऑफ H2। ठीक है, जैसे CuO प्लस H2 अगर हीट करेंगे तो Cu प्लस H2 दे देगा। ओके, अब समझते हैं इसको अच्छे से। CuO प्लस H2 देता है Cu प्लस H2O। ओके, ये लिखा है, हाँ, इसको हीट करना होता है। अब जो CuO है ये इधर आया, इसका ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, मतलब ये रिडक्शन है, R लिख दो। H2 है, इधर आया, इसके साथ ऑक्सीजन आया है, गेन हुआ है ऑक्सीजन का, इसको भी ऑक्सीडेशन लिख दो। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ हो रही है। अगर बस कोई एक होता, मान लो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तुम भूल जाओ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जब दोनों हो रहा है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब समझो एक और चीज़, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है ना, मतलब जो सब्सटेंस रिडक्शन करा रहा है ना, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यही एक ऐसा एजेंट है इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है ना। ये ऑक्सीजन इस पे आएगा तब जब ये छोड़ेगा, और ये करा रहा है, इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि यहाँ पर अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए मैंने सोचा था क्लियर कर दे रहा हूँ। या तो भाई तुम लोग समझ लो ये चीज़, अगर नहीं समझ पाते तो रट लो कि रिडॉक्स नहीं, सॉरी, जो चीज़ जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, वो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भाई रट लो। अब बारी आती है भाई इफेक्ट ऑफ कोरोजन। जो भाई तुम नेल डालते हो पानी के अंदर, मज़े मज़े में डाल देते हो देखने के लिए इसमें जंग आएगा कैसा लगेगा, तो फिर जो ये मेटल होता है ना, ये अटैक होता है मॉइस्चर और एसिड एटसेट्रा से। जैसे कि रस्टिंग, आयरन गैस्ट्राइटिस, ये एक रस्टिंग जो होती है प्रॉपर कोरोजन होता है, ठीक है, जिसके अंदर बस आयरन ही होता है। अब सिल्वर के ऊपर जब ब्लैक कोटिंग होती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग, ये सब होता है कोरोजन, ठीक है। अब कोरोजन कॉजेज ह्यूज डैमेज टू कार बॉडी, मतलब सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ये लीड कर सकता है कोरोजन। अब एक सेंसिटिविटी टॉपिक है भाई, जो कि जब फैट फैट तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार कोई टेढ़े मेढ़े खाया था या कोई भी चीज़ खाई थी, तुमने गलती से उसको खोला छोड़ दिया, और फिर भाई वो इसका एकदम टेस्ट बेकार हो गया था, है ना। तो उसके अंदर जो फैट और ऑयल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए थे और वो रेंसिड बन गए थे, जिसकी वजह से उनका स्मेल और टेस्ट एकदम बहुत बदल गया था। इसको प्रिवेंशन के लिए जो वो कंपनी वाले होते हैं ना, वो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि BHA, ठीक है। उसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, उसके बाद फ्लश कर देते हैं चिप्स बैग विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और वाई नाइट्रोजन भाई? क्योंकि ये एक अनरिएक्टिव इनर्ट गैस है दैट रिप्लेसेस ऑक्सीजन, ठीक है। अब भाई तुम मान लो भूल गए एग्जाम में ना, तो बस इतना याद कर लेना कि केमिकल रिएक्शन भाई एक कॉम्बिनेशन था, एक डिकम्पोजिशन था, एक डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिडॉक्स और एक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन के फर्दर और टाइप्स थे, वो सब भी याद करना एग्जाम टाइम में। इस तरीके से तुम्हारा पूरा ये चैप्टर होता है ख़त्म। इसी तरीके से हम लोगों ने इतने कम टाइम, दैट इज़ 25 to 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। सो आई से दैट अब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, क्योंकि तुम ये सब वीडियो छोटी वाली तभी देखते हो जब कम टाइम होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड अपने किसी दोस्त वोस्त को भेजना हो तो भेज देना। वेल वेल वेल, थैंक you for watching this video.